हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरा नाम आकाश सिंह है और मैं एमटेक इंजीनियर हूँ और मैं अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैंने वैसे तो काफ़ी ऑफलाइन क्लासेस अभी 2-3 सालों से स्टार्ट की है, पर अब कोविड-19 के चलते मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने का सोचा है। और इसमें सभी सेक्शंस के लिए, चाहे वो स्कूलिंग हो या फिर कंपटीशन हो, मैं जहाँ-जहाँ अपना नॉलेज आप लोगों को दे पाऊँ, तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूँगा। तो आज उसी की सीरीज़ के चलते हुए मैंने जो कंपटीशन के लिए पहला टॉपिक उठाया है, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो इसमें हम आज ये डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इंडियन पॉलिटी जो है, जो हम काफ़ी विस्तृत सब्जेक्ट एक माना जाता है कॉम्पिटिटिव पेपर के लिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का अपना एक अलग वेटेज है इस पेपर में। और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की आखिर नीड क्या है, हिस्ट्री क्या है और क्या प्रोसेस ऐसी हुई थी जो इसका फॉर्मेशन हुआ। आखिर हम क्यों इतना इसको समझते हैं कि टफ़ है, या फिर बच्चों को काफ़ी ऐसा लगता है कि इंडियन पॉलिटी में स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो आज अपन अगर बेसिक से समझेंगे, तो मुझे लगता है कि वो सारी डिफ़िकल्टीज़ को हम ओवरकम कर सकते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें होती है। तो मैं अपने सारे एक्सपीरियंस के साथ आपको ये चीज़ क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और आपके पास जो कमेंट बॉक्स में आपके पास जो भी डाउट हो या फिर जो भी ऐसा आपको लगता है कि मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, तो आप अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज से इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं इस इंडियन पॉलिटी की। तो इंडियन पॉलिटी हमारे पास बहुत सारे सेक्शंस में पढ़ते हैं लोग। सेक्शन इन द सेंस कि लोग कुछ हो सकता है आर्टिकल के बेस पे पढ़ाते हों, या फिर कुछ शेड्यूल्स के बेस पे पढ़ाते हों। स्टार्ट करने का जो एक आइडियोलॉजी होती है जनरली, मेरी आइडियोलॉजी थोड़ा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि मैं पहले सब समझाना ये चाहता हूँ कि आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशन का विचार ये आया कहाँ से है। तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री समझेंगे, फिर हम समझेंगे इसकी नीड क्या है। आखिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हमारे भारत देश में या किसी भी देश में आखिर ज़रूरत इसकी क्यों पड़ती है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। उसके बाद फिर आएंगे हम लोग प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन में कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ कहाँ से है। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर हिस्ट्री की। किसी भी चीज़ की हिस्ट्री जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आगे जाके जब उसमें कॉम्प्लिकेशंस पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं शायद यही हिस्ट्री होती है जो हमें उस कॉम्प्लिकेशन से निकालने में हेल्प करती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर हिस्ट्री क्या है इस कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड आया कहाँ से, ये पॉलिटी वर्ड आया कहाँ से है। जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि पॉलिटी वर्ड बेसिकली जो आया है वो एक पॉलिस वर्ड से आया है। और इस पॉलिस वर्ड का जो ग्रीक में मतलब होता है, सिंपल मीनिंग की अगर मैं बात करूं, इसका मतलब होता है लॉज। सिंपल आसान भाषा में अगर मैं बोलूं तो लॉज। कौन से लॉज? पॉलिटिकल लॉज। अब यहां से वर्ड आया फिर पॉलिटिकल। तो ये पॉलिटिकल लॉज जो कि हम पॉलिटी में पढ़ने वाले हैं, यहीं पर फिर एक वर्ड आया पॉलिटिक्स। तो बेसिकली ये तीनों वर्ड आपस में इंटरकनेक्टेड है या फिर लिंक्ड है। पॉलिटी, जिसका ग्रीक वर्ड जो होता है उसका नाम होता है पॉलिस, उसी पॉलिस से आया है पॉलिटिकल और पॉलिटिक्स। और यही पॉलिटिकल साइंस में हम जिसको पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में हम देखते हैं कि यही पॉलिटिक्स के लॉज हैं, वही चीज़ हम इंडियन पॉलिटी में पढ़ते हैं। अब देखिए, स्कूलिंग के लेवल पे पढ़ना एक अलग चीज़ होती है, पर जब कभी भी हम कंपटीशन के लेवल में पढ़ने पर आते हैं, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें ऑमिट भी करनी पड़ती है, कुछ ऐसी चीज़ें अडॉप्ट भी करनी पड़ती है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होती है। तो स्कूलिंग के लिए पढ़ना या पढ़ाना एक बहुत अलग चीज़ होती है, पर कंपटीशन के लिए क्या चीज़ें नेसेसरी हैं मैं आपको सिर्फ वही भी बताऊँगा। ये चीज़ सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए जानने के लिए थी, इसका ज़्यादा कुछ रोल नहीं है हमारी लाइफ में, सिंपली। अब हम देखते हैं कि आखिर हमको इसकी नीड क्या पड़ी। हिस्ट्री में हमने 2-3 लोगों का नाम काफ़ी सुना है। उनमें से एक का नाम है अरिस्टोटल, एक का नाम है मनु, और एक नाम जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सॉरी, जो भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं वो इस नाम से काफ़ी हद तक जाने पहचाने होते हैं। अरिस्टोटल, मनु और कौटिल्य। आखिर हमें क्यों इंपॉर्टेंट है ये अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री में? तो देखिए, अरिस्टोटल जो थे वो एक ग्रीक व्यक्ति थे, ग्रीक फिलोसोफर बोल लीजिए या फिर पॉलिटिकल थिंकर बोल लीजिए, अरिस्टोटल वो थे। इन्होंने सबसे पहले इस पॉलिटिक्स के लॉज के ऊपर स्टडी की थी और कुछ पॉलिटिकल लॉज इन्होंने दिए थे। इनका मानना था कि अगर एक सोशल हम ऑर्गेनाइजेशन में रह रहे हैं, तो सारे ही हम लोग सोशल एनिमल हैं।
तो एक एनिमल और एक सोशल एनिमल में डिफरेंस क्या होगा? एनिमल और सोशल एनिमल में इनके अकॉर्डिंग जो डिफरेंस है वो ये है कि उनके पास कुछ एक रूल्स होने चाहिए, कुछ एक रेगुलेशन होने चाहिए, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें, एक ऑर्डर होना चाहिए जिसको सारे सोशल एनिमल फॉलो करें, तभी तो उनमें और बाकी एनिमल्स में डिफरेंस होगा। सिमिलरली मनु जो है ये हमारे इंडियन है, और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है मनु स्मृति। इस मनुस्मृति का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में महत्व इसलिए है क्योंकि बहुत समय पहले से माना जाता है कि मनुस्मृति एकमात्र ओनली किताब थी जिसको बोलते थे बुक ऑफ लॉ। तो देखा जाए तो सारे मानव इतिहास में कुछ तो लोग लॉ फॉलो करते होंगे, तो वो लॉ आए कहाँ से थे? तो ऐसा माना जाता है कि मनुस्मृति जो कि मनु की किताब थी, सारे लॉज इसी बुक ऑफ लॉ से आए। मतलब सिंपली समझे तो मनुस्मृति मीन्स बुक ऑफ लॉ, और ये फर्स्ट बुक ऑफ लॉ है जो कि इंडिया को पॉलिटिकल लॉज बनाने में हेल्प किया था इसने। और ऐसा भी माना जाता है कि मनुस्मृति जो है वो काफ़ी हद तक कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी उसमें सूत्र डाले हैं। किससे लेके? मनुस्मृति से लेकर। अर्थशास्त्र का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अर्थशास्त्र कौटिल्य की बुक थी जो कि पॉलिटिकल लॉज और अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र जो था वो किसने लिखी थी? कौटिल्य ने। ये सबसे प्राचीन बुक मानी जाती है मनुस्मृति के बाद। और अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने मनुस्मृति से काफी सूत्र लिए हुए हैं, हालांकि उनका खुद का भी कंट्रीब्यूशन काफी बेहतर था। इसको भी हम कंसीडर करते हैं बुक ऑफ पॉलिटिकल लॉज। देखिए, कौटिल्य की हिस्ट्री से हम इसलिए वाकिफ होते हैं क्योंकि हिस्ट्री का शायद जो मौर्य एम्पायर है बिना कौटिल्य के स्टार्ट होना इम्पॉसिबल है। हमने सबने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सुना है। चंद्रगुप्त मौर्य को जो इंस्ट्रक्शंस, जो एडवाइज़र थे उनके, और ऐसा भी माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जिसने किंग बनवाया था, किंग मेकर का काम किया था कौटिल्य ने, और कौटिल्य की ही थ्योरी थी जिस पे चंद्रगुप्त ने काम करके और भारतवर्ष का निर्माण किया था। तो इस अर्थशास्त्र में हम मानते हैं कि काफ़ी पॉलिटिकल लॉज ऐसे हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सीधे सीधे को देखने मिलते हैं। तो कौटिल्य की थ्योरी बहुत इंडिया के लिए एक बहुत ही रामबाण साबित हुई, और काफ़ी इससे लॉज जो है हमने निकाले थे। अब उसके बाद इस मनुस्मृति की जो बात कर रहा था मैं, तो ये पहले वन एंड ओनली बुक ऑफ लॉ थी। सारे राजा महाराजा कौटिल्य से पहले, कौटिल्य के पहले भी या चंद्रगुप्त मौर्य के पहले भी काफ़ी राजा हुए हैं, तो कुछ तो लॉज वो फॉलो करते होंगे, या कुछ तो वो एक ऐसा, हर किसी के पास रूल्स एंड रेगुलेशंस की काफ़ी लंबी लिस्ट होती थी, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन की लिस्ट या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर ये लॉज ये कहाँ से आए थे? तो माना जाता है मनुस्मृति से ही डिडक्ट किए थे लोगों ने। उसके बाद फिर जब चंद्रगुप्त मौर्य या कौटिल्य का जब आना हुआ, मतलब समझ लीजिए पिक्चर में एंट्री हुई, तो फिर उसके बाद जब अर्थशास्त्र लिखने के बाद चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई। ऐसे चेंज हो गई क्योंकि इसमें कुछ ऐसे लॉज भी थे या फिर ऐसी बातें भी लिखी हुई थी जो कि एक स्टेट को वेल बीइंग स्टेट बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल थी। कुछ अच्छी बातें भी थी, कुछ ऐसी बातें भी हैं जो हो सकता है मोरालिटी के हिसाब से ठीक ना हो, पर एक वेल बीइंग क्रिएट करने के लिए, इंसान को इस्टेब्लिश करने के लिए अर्थशास्त्र के जो सूत्र हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। इसलिए हमें माना जाता है कि जब भी आपसे कोई बोले कि सबसे अच्छी बुक्स ऐसी कौन सी है जो आप पढ़ना पसंद करेंगे, तो अधिकतर लोग अर्थशास्त्र का नाम ले लेते हैं। कारण सिर्फ यही है। तो अब ये अरिस्टोटल हो गए, मनु हो गए, कौटिल्य हो गए, समझ लीजिए इनने एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारे लिए प्रिपेयर करके पहले ही दे दिया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की जिसमें मैं बात करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन स्टार्ट किया तो ये सारे लोगों को उन्होंने स्टडी किया था। बिना इनकी स्टडी करे बिना कुछ भी लॉ बनाना या कोई भी एक रूल्स एंड रेगुलेशंस का फ्रेमवर्क क्रिएट करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल था। हालांकि ऐसा भी हम जानते हैं कि सोर्सेस तो काफ़ी सारे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। करीब 9 to 10 कंट्रीज़ थी जहाँ से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट पार्ट्स लिए हैं, तो उन्होंने भी हमारी बहुत हेल्प करी है। प्लस हम ब्रिटेन के अधीन थे, ब्रिटेन हम पे शासन करता था, तो ब्रिटेन के टाइम पे जो लॉज निकले हैं, हम आगे चल के हर लॉ को बहुत
डिस्कस करके समझेंगे। अभी सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ कि जो टाइम टाइम पे उन्होंने चार्टर एक्ट हम सब सुनते हैं, कई लॉज कई एक्ट उन्होंने सुनते हैं, वो लॉज की हेल्प से भी इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब आया था, उसके हाँ ऐसा मानते हैं कि अप्रॉक्स 250 आर्टिकल्स, नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रॉक्स 250 आर्टिकल्स इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज लिए हुए हैं, विदाउट एनी मतलब सम चेंजेस विदाउट, पर ऐसा कोई बहुत मेजर चेंज नहीं किया। तो इंडिया ने ये 250 आर्टिकल्स तो सिर्फ उसी एक एक्ट से उठाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, GOI या एक्ट 1935। ये एक्ट का बहुत बड़ा योगदान था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये तो हो गई हिस्ट्री की आखिर कहाँ से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, या फिर कैसे लोगों को आइडिया मिला, क्यों आया, किस लिए आया, तो ये हिस्ट्री है। उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिर इसकी नीड क्या है, किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या है, या बिना कॉन्स्टिट्यूशन के रहना नामुमकिन है। तो उसके पीछे एक थ्योरी बस है जो कि अपने आप में सब चीज़ों का आंसर है। वो ये है, सपोज कीजिए हम किसी एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर ना कोई रूल है ना कोई रेगुलेशन है, जो भी चाहे जैसे जी रहा है, किसी का कोई उद्देश्य नहीं है, किसी की कोई ड्यूटी नहीं है। तो क्या वो राष्ट्र या वो देश कभी प्रोग्रेस करेगा? नहीं करेगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी कंट्री को प्रोग्रेस कराने के लिए और एक इंडिविजुअल को प्रोग्रेस करने के लिए। हम अगर कोई रूल फॉलो नहीं करेंगे तो वो हम देश के साथ धोखा नहीं, कहीं ना कहीं अपने साथ ही धोखा करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी बातें थी जो एक नीड बनाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर है क्या। इतनी देर से मैं बता रहा हूँ पर अभी भी पिक्चर थोड़ा सा अनक्लियर है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। बड़े ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूंगा। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, आखिर कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। समझिए, अभी मैंने बताया रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कर रहा था मैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है, बस यही है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा स्ट्रक्चर है, मान लीजिए क्या है, स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर। इसको कभी कभी हम लोग सुपर स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं। आज के समय में तो रामायण महाभारत से ज़्यादा एपिक कुछ है तो वो यही कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? तो कॉन्स्टिट्यूशन एक स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर में हमारे पास कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ एक्ट्स हैं, कुछ ऑर्डर्स हैं, कुछ ड्यूटीज हैं। समझ में आया? तो ये सारा चीज जब एक ही चीज में समाहित होके हम पढ़ेंगे या फिर मिलाकर हम किसी चीज में पढ़ेंगे तो एक कुछ तैयार होगा ना, कुछ एक जट्ठा तैयार होगा किसी चीज का, किसी चीज का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो उस कॉम्बिनेशन को, जिसमें हमारे पास प्रिंसिपल भी लिख लेते हैं क्योंकि प्रिंसिपल भी अपोज होंगे, तो समझ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुपर स्ट्रक्चर containing the rules, regulation, acts, orders, duties and principle for an individual or a country to follow or to be followed। मतलब कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे रेगुलेशंस और कुछ ऐसी ड्यूटीज़ या प्रिंसिपल जो किसी एक फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं और वो एक इंडिविजुअल या एक कंट्री के लिए फॉलो भी करने हैं और फॉलो करवाने भी हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमको मिला है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसके पीछे उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर जाएं, ये तो हुआ कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, तो रूल्स एंड रेगुलेशन, हर चीज़ का एक फ्रेमवर्क तैयार कर दिया, उस फ्रेमवर्क को एक जगह पर रख दिया, उसको बोल दिया कॉन्स्टिट्यूशन। अब समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव, तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये आएगा कि इसका आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य, हिंदी में क्या बोलेंगे, उद्देश्य। या आखिर उद्देश्य क्या है इस कॉन्स्टिट्यूशन का? पूछेगा ना भाई, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन का सिंपली जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इंडिपेंडेंस के दौरान हमारा जो देश है वो जैसा अभी दिखता है वैसा तो था नहीं। करीब 550 किंगडम्स या रियासत जिसको बोलते हैं उसमें बटा हुआ था देश। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने बहुत मेहनत की, कॉन्स्टिट्यूट करवाया पूरे देश को। पर उसके बाद भी जब हम लोग इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे तो काफ़ी सेक्शन हमारे पास साथ में थे लड़ने के लिए। देखिए, गांधी जी, नेहरू जी ने एक
समझ लीजिए एक पैटर्न तैयार किया, एक ड्राफ्ट तैयार किया, पर उन दोनों के अकेले बस की या फिर हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उन सबके बस का अकेले का नहीं था इंडिपेंडेंस। इसमें फार्मर्स प्लस मिडिल क्लास प्लस रूलर्स, ट्राइबल प्लस वुमेन, और फिर राजनेता तो थे ही। राजनेता मतलब गांधी जी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई वगैरह, या राजेंद्र प्रसाद, जिसका भी आप नाम लिखना चाहते हैं। तो राजनेता तो थे ही, तो इसलिए उनकी बात मैं अलग से करूँगा, तो उनको अभी यहाँ मेंशन नहीं कर रहा। पर इनका बेसिकली रोल क्या था, क्योंकि पिक्चर में सबसे ज़्यादा यही लोग थे, पर पिक्चर में ये लोग थे ही नहीं। अब वो इसीलिए फार्मर्स का कैसे कंट्रीब्यूशन था, तो देखिए फार्मर्स का कंट्रीब्यूशन हम सब जानते हैं। जगह जगह पे पीजेंट मूवमेंट हुए हैं, पीजेंट रिवॉल्ट हुए हैं, काफ़ी परेशान किया था अंग्रेज़ों को उन्होंने। तो ऐसे ही इन सबका कंट्रीब्यूशन हमें ध्यान में रखना था, और कॉन्स्टिट्यूशन की जिम्मेदारी थी कि जब फार्मर्स, मिडिल क्लास, रूरल, ट्राइबल, वुमेन सबने सपोर्ट किया है तो कुछ एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार हो जिसमें सबके लिए बराबर बराबर हिस्सेदारी हो, किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। क्योंकि अगर पार्शियलिटी होगी तो इनकी इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ। क्योंकि याद रखिए, इंडिपेंडेंस हमारे लिए या राजनेताओं के लिए जो भी हो, पर इनके लिए शायद इंडिपेंडेंस का मतलब कुछ और ही था। कैसे? सपोज फार्मर्स था, फार्मर किसान आदमी, उसके लिए इंडिपेंडेंस का मतलब था कि इंडिपेंडेंस फ्रॉम जमींदार, हमको जमींदारों से आज़ादी चाहिए। मिडिल क्लास का इंडिपेंडेंस का सिनेरियो क्या था कि भाई ये लोग जाएंगे तो इंडस्ट्रीज़ वगैरह डलेंगी, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ या फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज़, तो हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, पॉवर्टी हटेगी। उनका मुद्दा ये था कि हमको इस चीज़ से आज़ादी चाहिए, हम पॉवर्टी में ही नहीं मरेंगे। रूलर्स क्या चाहते थे, क्योंकि रूलर्स का तो वैसे ही अंग्रेज इतना दबाते थे, उनको अपने अधिकार नहीं देते थे, प्रॉब्लम क्रिएट करते थे उनके लिए, तो वो तो वैसे भी चाहते थे ये जाएँ। ट्राइबल्स के लिए, अब ट्राइबल्स के अपने कुछ एक रूल होते हैं, आज भी हम देखते हैं आदिवासियों के अपने रूल हैं, जहाँ पे उनकी शायद जो एरिया रहता है वहाँ पे कोई घुस भी नहीं सकता, ना हम उनके तौर तरीके बदल सकते हैं, उनको अपने तौर तरीकों से बहुत प्यार होता है। तो वही अंग्रेज हमेशा दखल देते थे, तो वो चाहते थे कि भाई ये निकले यहाँ से। तो उनके लिए इंडिपेंडेंस का मतलब अलग हो गया, मतलब फार्मर्स के लिए अलग, मिडिल क्लास के लिए अलग, रूलर्स के लिए अलग, ट्राइबल। अब सिमिलरली वुमेन, वुमेन के लिए क्या था, हम पहले से ही जानते हैं भारत देश हमारा वुमेन को इतना ज़्यादा सपोर्ट कभी मिला नहीं है, हमेशा वुमेन को थोड़ा सा अंडरएस्टिमेट ही किया जाता है। तो उनकी ख्वाहिश क्या थी कि भाई हमको एम्पावरमेंट मिले, हम भी काम करें, हम भी पढ़े लिखें। लिटरेसी वुमेन की आज भी इंडिया लैग करता है, जहाँ मेल लिटरेसी इतनी ज़्यादा है, वुमेन लिटरेसी कम है। तो ये सारों के लिए इंडिपेंडेंस का मतलब अपने अपने हिसाब से अलग था। तो एक फ्रेमवर्क कुछ ऐसा तैयार करना था जिसमें इन सारों की डिमांड जो है कहीं ना कहीं फुलफिल हो जाए। तो समझ लीजिए ऑब्जेक्टिव सबसे पहला तो यही हो गया, टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ ऑल ऑफ दीज, सारे उन सारों की डिमांड को पूरा करना सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक आदमी की नहीं है, या फिर इंडिपेंडेंस किसी एक आदमी की नहीं है, सबकी है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसा बनेगा जो सबके लिए होगा, सबके लिए होगा, सब फॉलो करेंगे। और फॉलो कराएगा कौन? हमारी गवर्नमेंट, जो कि हम खुद बनाएंगे, बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री वही कंट्री है जो पीपल के द्वारा बनी है। पीपल कौन है? ये तो पीपल है। तो इन्हीं पीपल के लिए गवर्नमेंट जो है, वो गवर्नमेंट खुद हमारी चुनी हुई होगी, वो गवर्नमेंट को हम ये पीपल चुन के लाएंगे, और वही गवर्नमेंट इनके लिए फिर रूल बनाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है आप समझ पा रहे हैं मुझे। देखिए, जो भी कुछ डाउट हो, रिकॉर्ड करके क्लास देना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि इसमें रियल टाइम डाउट्स पता नहीं चलते हैं। तो आपको जो कुछ भी डाउट हो, जो कुछ भी आपके कुछ क्वेरीज हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा। और मैं पहला वीडियो है मेरा, तो थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ गलतियाँ मैं कर रहा हूँ, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है परफेक्शन ना हो, तो थोड़ा सा उस चीज़ को सोचिएगा, और कुछ भी जो भी इम्प्रूवमेंट हो वो मुझे बताइएगा, मैं निश्चित करूँगा। अब उसके बाद फिर हिस्ट्री हो गई और नीड हो गया कि भाई नीड क्या है। नीड क्या है? ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना, वही तो नीड है। क्योंकि किसी भी राष्ट्र में अगर एक भी वर्ग अगर ना खुश है तो वो कहीं ना कहीं हमारे देश की प्रोग्रेस में फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि कोई रूल्स नहीं होंगे, रेगुलेशंस नहीं होंगे, जिसको जो चाहे, जो जी रहा है, जैसे भी जो कुछ कर रहा है, तो वो हमारे कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट के लिए सही नहीं होगा। लिटरेसी नहीं होगी, अगर लिटरेसी के लिए कोई रूल ही नहीं बना, जो बहुत अमीर हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे, जो गरीब है वो पढ़ेंगे ही नहीं। तो क्या सारे अमीर या सारे जो वेल बीइंग लोग हैं वो अकेले इस कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक कर लेंगे? नहीं। तो इसीलिए
नीट तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गई कॉन्स्टिट्यूशन की नीट क्या है, क्योंकि जब कुछ रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, तो वो सब में बटेंगे, तो वो सभी के लिए फिर इक्वल होंगे और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और क्या पता ऐसे ऐसे टैलेंट सामने आएंगे जो शायद इंडिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम पे। अब उसके बाद फिर हिस्ट्री और नीट की बात यहाँ पे ख़त्म होती है। आपको अगर ऐसा लगता है कि और थोड़ा सा इसमें एलाबोरेट करना चाहिए मुझे, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। कल जो क्लास होगी अपनी, कल भी मैं एक वीडियो अपलोड करके डालूंगा, उसमें हम ये समझेंगे कि फॉर्मेशन कैसे हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या असेंबलीज बनी, क्या कमेटी बनी, क्या उस समय बैकग्राउंड चल रहा था, कैसे हमने एवोल्यूशन किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आई होप आपको ये वीडियो मुझे अच्छा लगा होगा, और जो भी कुछ इम्प्रूवमेंट है, जो भी कुछ ऐसा लगता है आपको कि मुझे बदलना चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि शायद आपके ही रिव्यूज़ जो हैं, जो फीडबैक जो मुझे मिलेंगे, मैं उस पर ही वर्क करके फिर आगे और इम्प्रूव करूँगा। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।